स्टार्ट करें। हेलो, डन। तो आज का सेशन क्या चीज का है? कूलम्ब्स फोर्स। क्या है? कूलम्ब फोर्स। ठीक है, कूलम्ब फोर्स। इसको किसने दिया था? कूलम्ब ने दिया। कब दिया था? 1785। 1785। 1780। ठीक है, कूलम्ब ने जो स्टेटमेंट दिया था दैट इज कॉल्ड बाय कूलम्ब फोर्स। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। यहां से मेन फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक, तो तैयार हैं आप? चलो, बहुत लोग ऑनलाइन ही देख रहे हैं क्लास को। ठीक है, तो कूलम्ब फोर्स एग्जैक्टली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। कूलम्ब फोर्स जो था ना 1785 में कूलम्ब ने दिया था, और कूलम्ब का जो स्टेटमेंट था वो एग्जैक्टली किसके लिए था? अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है। क्या चार्ज है? पॉइंट चार्ज। यार ये पॉइंट चार्ज क्या होता है पहले ये बताओ। पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं हम? हाँ, डिस्टेंस के कंपेयर में उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, बहुत कम हो, दैट टाइप ऑफ कॉल पॉइंट चार्ज। क्लियर? तो चलो इसको ना थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ इसकी पॉइंट चार्ज के बारे में। ठीक है, थोड़ा डिटेलिंग में हम पढ़ते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं आज हम लोग। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1785 में कूलम्ब ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बेसिस पे वो क्या था कि अगर दो चार्ज लेते हैं ना, यहां पे एक पॉइंट चार्ज है और यहां पे एक पॉइंट चार्ज है, दे आर सेपरेटेड एट आर डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे अगर सेपरेटेड। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा या यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव या यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, मतलब लाइक चार्जेस। यहाँ पे कौन चार्जेस है? ये लाइक चार्जेस। इसको क्या बोलते हैं? लाइक चार्जेस। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस। तो चाहे वो लाइक चार्जेस हो चाहे अनलाइक चार्जेस हो, दोनों ही कंडीशंस में क्या लगता है? दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो कूलम्ब का ये स्टेटमेंट था कि भैया अगर दो चार्ज को मैं अगर कोई डिस्टेंस पे अगर सेपरेट करता हूं तो जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्या था इसका इनका कहना कि अगर दो चार्ज अगर कहीं पे रखा हूं, दोनों चार्ज के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है, ये फोर्स दो हो सकता है। लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। क्या होगा? ये रिपल्सिव फोर्स होगा। पता है ना, लिखने की जरूरत नहीं सारी चीजें। और अनलाइक चार्जेस तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो जो फोर्स होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड किस बात पे डिपेंड करता है। तो ये उनका मेन मोटो था कि इसके बारे में रिसर्च करना चालू किए। ठीक है, तो उनका एक बैलेंस था दैट इज कॉल्ड बाय टॉर्शन बैलेंस। पढ़ोगे आगे चल के, नहीं तो एमएससी वगैरह करोगे तो पढ़ोगे, इंजीनियरिंग वगैरह में तो है नहीं। तो टॉर्शन बैलेंस बेसिस पे उन्होंने दिया और बहुत सारा रिसर्च किया, लेकिन उनको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर और फॉर्मूला नहीं मिल रहा था। तो जब इनको आंसर और फॉर्मूला नहीं मिल रहा था ना, तो इन्होंने क्या किया? हेल्प लिया किससे? न्यूटन से। किससे हेल्प लिया? न्यूटन से। पढ़े आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसने क्या बोला था कि अगर दो मास है ना, दो अगर मास किस कंडीशंस में रेस्ट में है और उनके बीच का कुछ भी अगर डिस्टेंस है ना, तो इसके बीच का मैं अट्रैक्टिव फोर्स बता सकता हूं। किसने बोला था? न्यूटन। तो इसका हेल्प लेके इसने कब बताया था ये भी याद रखना, 1678 में बताया था न्यूटन ने। और इसने स्टेटमेंट कब बताया था? 1785। तो फर्स्ट न्यूटन ने अपना फोर्स स्टैब्लिश किया था, फिर इसने एस्टैब्लिश किया। अगर आपको यह समझ में आएगा दिमाग में कि यार न्यूटन का हेल्प क्यों लिया, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि कोई भी मटेरियल में जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज में दो चीजें होती है, मास भी होता है और चार्ज भी होता है। अगर मास बिहेवियर शो कर रहा है तो चार्ज भी वैसा बिहेवियर शो कर सकता है। बस दोनों के फोर्स में डिफरेंशिएट अपन ये कर सकते हैं कि ये जो फोर्स होता है सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, और ये अट्रैक्टिव और रिपल्टिव दोनों नेचर को शो करता है। क्लियर है यहां तक? तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो उनका जो फोर्स था ना, वो क्या किए? न्यूटन का हेल्प लिए। न्यूटन ने क्या बोला था कि द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस। मतलब उनका कहना था कि जो फोर्स होगा ना, वो फोर्स क्या होगा? इनके मैग्नीट्यूड, जो मास का मैग्नीट्यूड होगा, उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनेट होगा। तो इन्होंने भी क्या बोला? द फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस
is directly proportional to the product of magnitude of the charges. क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया. सेकेंड इक्वेशन क्या आया? इनका जो सेकेंड स्टेटमेंट था वो क्या था? द फोर्स बिटवीन टू मासेस, द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एक्ट बिटवीन टू मासेस इज स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब ये जो फोर्स था इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा बोला. तो इन्होंने भी क्या बोला कि चलो मैं हेल्प ले लेता हूं, और इन्होंने भी क्या किया, उसका हेल्प लिया और अपना इक्वेशन एस्टेब्लिश किया. अगर आपको कोई पूछेगा कि क्या कूलम्स फोर्स, न्यूटन फोर्स दोनों एक है, तो आप क्या बताओगे? दोनों एक है कि अलग है? दोनों अलग अलग चीजें हैं. ये सिर्फ एट्रैक्टिव नेचर को शो करता और एक इसको एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों को शो करता है. तो ये दो फार्मूला समझ में आएगा, पूरा थ्योरी मिलेगा, अभी टेंशन मत लेना. तो ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम बैलेंस करके लिख सकते हैं ऐसे. अगर आप 11th पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर प्रोपोर्शनल में अगर लेफ्ट साइड सेम होता है तो राइट साइड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाता है. तो उन्होंने एक इक्वेशन स्टैब्लिश किया, दैट इज कॉल्ड बाय इक्वेशन नंबर 3. यहां तक दिक्कत है? पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं सारी चीजें. तो अब यहां से मेन चीजें स्टार्ट होगा. F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट लगाते हैं. क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं. ठीक है, तो यहां पे जो K है ना, यहां पे जो K है वो भी एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है. इट इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. इसका वैल्यू डिपेंड किस पे करता है? तो ध्यान रखना, इसका वैल्यू दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. पहला फैक्टर, सबसे पहले ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर बिटवीन टू चार्जेस. दोनों चार्ज के बीच में द ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का ही क्यों होता है? ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का क्यों होता है? ग्रेविटी का मीन क्या है? ग्रेविटी का जो एग्जैक्ट मीन होता है ना, किसी भी चीज को अपनी ओर क्या करना? खींचना. समझ में आ रहा मेरी बात? किसी को भी अपनी ओर खींचना ही क्या कहलाता है? ग्रेविटी कहलाता है. ठीक है, तो इसीलिए वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो क्या? अट्रैक्टिव नेचर का होता है. क्लियर? अंशुल है क्या कोई अपने साथ? अंशुल ऑनलाइन वाला. ठीक, तो नेचर बिटवीन द टू चार्जेस किस पे डिपेंड करता है? इन दोनों चार्ज के बीच नेचर क्या यूज कर रहे हो? सेकंड, यूनिट सिस्टम पे. किस पे डिपेंड करता है? यूनिट सिस्टम पे. मेरी बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मतलब ये जो K होगा, K का वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं. K का वैल्यू दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, नेचर बिटवीन टू चार्जेस और यूनिट सिस्टम, ये दोनों पे डिपेंड करता है. तो चलो हम एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं. दैट इज फर्स्ट SI. इसकी जरूरत नहीं है ना? ठीक है, डायरेक्ट मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है ना. अब K का वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं तो प्लीज पे मोर अटेंशन. अब K, सबसे फर्स्ट हम क्या बात करते हैं? SI यूनिट. कौन से यूनिट पे बात कर लेते हैं? SI यूनिट. SI यूनिट. ये SI यूनिट क्या होता है? तो याद रखना, जो K होता है ना, K, ये कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है? मान लो एक चार्ज, यहां पे Q1 चार्ज है और यहां पे Q2 चार्ज. ठीक है, जब कोई चार्ज दूसरे चार्ज को और अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना, तो वो क्या करता पता? सेम वैसे जैसे स्पाइडरमैन का वो देखे हो आप, किसी चीज को ऐसा करके स्पाइडर निकलता है फिर जाके उसको पकड़ के लेके आता है. देखे ना, जो वेव्स निकलते हैं और जाके क्या करता है? पकड़ के आता है. तो वैसे ही जो चार्ज होता है ना, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलते हैं. इट इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस. क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस. ठीक है, तो जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है तो वो अपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को क्या करता है? मतलब उस पर अप्लाई करता है, तब जाके वो फोर्स उस पर लगता है. ठीक, इतनी सी बात क्लियर है? मतलब K का डिपेंडेंस बता रहा हूं मैं. अब सोचो कि यहां से जो है ना, ये 1000 लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है. कितने लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है? 1000. लेकिन आप ये देख सकते हो ना, ये जो लाइंस है वो हर डायरेक्शन में स्प्लिट हो रहा है. जहां जहां चार्ज, मतलब चार्ज के सराउंडिंग सारे डायरेक्शंस में क्या होगा? ये लाइंस स्प्लिट होंगे. लेकिन उस तक कितने पहुंचेंगे? 1000 तो पूरे तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ इधर उधर चल जा रहा है. और मीडियम क्या करता है? उस चीज को, कुछ लाइंस को ऑब्जर्व कर लेता है.
मीन्स इस तक कितने पहुंचे, 1000 में से टोटल कितने पहुंचे, मान लो 800 पहुंचे लाइन्स, ठीक है। तो ये 1000 प्रोड्यूस कर रहा था लेकिन पहुंचे कितना, 800। अगर ये 1000 के 1000 पूरा पहुंच जाते तो फोर्स ज्यादा लगता, तो फोर्स कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, 1000 के जगह पे 800 लगा, तो फोर्स अब कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, 1000, ठीक है। हाँ बहुत जरूरी होता है यूनिट्स निकालना, ठीक है। अभी देखते रहो अंशुल, मैं पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ठीक, वेरी गुड अंशुल। देखो ये 1000 लाइन्स है लेकिन पूरे के पूरे 1000 यहां तक नहीं पहुंच रहे, 800 पहुंच रहा है, क्योंकि कुछ मीडियम में क्या हो रहा है, इधर उधर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो मीडियम में क्या हो रहा है, ये मीडियम में परमिट हो जा रहे हैं, मीडियम में क्या हो जा रहा है, ये परमिट हो जा रहा है, तो इसीलिए यहां पे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो ऑब्जर्व कर रहा है ना मीडियम, उसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि जो 1000 में से 200 मीडियम में क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, इन्वॉल्व होने से मेरा फोर्स कम हुआ कि ज्यादा होगा, अब मान लो कि 1000 था, 800 पहुंचा, अब अगर हो सकता है यहां पे 700 पहुंचता, हो सकता 600 पहुंचता, हो सकता 400 पहुंचता, तो इसका 1000 निकल रहा लेकिन पहुंचे कितने, 800, तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ज्यादा हो कम होगा। अब 1000 के जगह पे कितने पहुंचे, 700, 1000 के जगह पे कितने पहुंचे, 600, तो ये जो वैल्यूज कम हो रहा है, तो दोनों के बीच का फोर्स कम होगा कि ज्यादा होता जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो है ना अपने 1000 सोल्जर्स को भेजता है इसको लाने के लिए, किसको भेजता, 1000 सोल्जर्स को भेजता, लेकिन अब वो कितने सोल्जर्स को भेजा, 800 को, तो अब 800 उसको लेके आएंगे, अब 800 की जगह 700 भेजेगा तो क्या होगा, लेके आएंगे, लेकिन फोर्स कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, मतलब ये कम हो रहा है, मतलब क्या होगा, मीडियम में ज्यादा इन्वॉल्व हो जा रहा है, मीडियम में ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बात समझ में आ गया, यहां से एक चार्ज है और यहां पे एक चार्ज है, और ये चार्ज अगर 1000 भेज रहा, पूरा 1000 चला जाएगा तो आसानी से लेके आ जाएगा, 1000 भेज रहा लेकिन 500 जाएगा तो आसानी से नहीं लेके आ पाएगा। तो इसका वैल्यू ये जो हो रहा है ना, जो मीडियम में ऑब्जर्व होने के कारण जो इसका वैल्यू कम हो रहा है, उससे फोर्स डिक्रीज हो रहा है। तो जब कोई चीज डिक्रीज होता है तो उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, जो मीडियम में परमिट हो रहा है ना उसी को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, और इस सिंबल को बोलते हैं इप्सिलॉन, क्या बोलते हैं इसको, इप्सिलॉन, क्या बोलते हैं इसको, इप्सिलॉन, क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद रहेगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर है। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहां तक की कहानी क्लियर है कि भैया के का वैल्यू कहां से आ रहा है, के यहां से मतलब एक चार्ज निकाल रहा 1000 पहुंच रहा है 200 800, 200 कहां डाउन, मतलब जो 200 है वो कहां चला गया, वो मीडियम में परमिट हो गया। मतलब अगर मान लो कहीं पे अपन रोशनी नहीं लगाते हैं, हम टॉर्च लगाते हैं ना, हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे टॉर्च लगा रहे हैं, क्या पूरा का पूरा लाइट वहीं तक जाता है कि स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है ना, तो बाकी जो स्प्लिट हुआ उसका यूज कर पा रहा हूं क्या मैं, मुझे किसी एक पॉइंट को देखना है तो मैंने ऐसे करके टॉर्च लगा, तो टॉर्च का पूरा रोशनी स्प्लिट हो रही, कुछ पार्ट उस पे गया, लेकिन मैंने जो प्रोड्यूस किया पूरा पार्ट उस पे गया क्या, नहीं गया ना, कुछ पार्ट क्या होगा, मीडियम में स्प्लिट हुआ, तो जो मीडियम में स्प्लिट हुआ वो तो लॉस हुआ ना मेरा, तो यहां से जो 1000 जा रहा था 800 पहुंचा, बाकी 200 क्या होगा, लॉस हुआ, वो लॉस को ये बताता है, ठीक। अच्छा, जो लॉस हुआ वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में हुआ कि सभी डायरेक्शन में, तो जो सब डायरेक्शन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, बताया था उस दिन, इसको बोलते हैं 4 पाई, सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई। तो के का वैल्यू समझ में आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, डाउट है कहीं पे सर, अंशुल क्लास के बाद कॉल कर लेना दोस्त, या कल मॉर्निंग में कॉल कर लेना। तो के का वैल्यू समझ में आ गया, डाउट है कहीं पे, के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को डिफाइन करता है, और 4 पाई का मीन क्या होगा, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को, क्लियर है यहां तक। तो के का वैल्यू हमको समझ में आ गया। जब के का वैल्यू, मैं के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक साइंटिस्ट था कैवेंडिश, क्या नाम था उनका, कैवेंडिश। कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था टॉर्शन बैलेंस को लेके, इसको लेके टॉर्शन बैलेंस को लेके कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेसिस पे वो एयर और वैक्यूम में, ध्यान रखना किसमें, इन एयर और वैक्यूम,
समझते हो वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम, वैक्यूम एयर और वैक्यूम में इसका वैल्यू निकाला था, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या निकालता? 10⁻⁻12। और इसका जो यूनिट था ना वो था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास में ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, ठीक है? ये किसका वैल्यू है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। मतलब कैवेंडिश एक साइंटिस्ट था, उसने टॉर्शन बैलेंस एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो आप अब कभी नहीं करेंगे, वो पहले था सिलेबस में हटा दिया। एमएससी वगैरह करोगे तो कर लोगे मैकेनिक्स में। तो टॉर्शन बैलेंस को लेके उसने क्या किया, दो चार्जेस, ऐसा इसलिए तो नहीं है इन लोग क्योंकि असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं करके, मेरे को लगता है, ठीक है? तो Q1 Q2 दो चार्जेस था ना, तो दोनों चार्जेस के बीच उसने क्या किया, एयर को रखा, एयर और वैक्यूम को रख के वो देखा कि भैया एप्सिलॉन नॉट एग्जैक्टली क्या कितना वैल्यू आ रहा, तो ये आ रहा, ठीक? पहला चीज क्लियर हो गया। तो इसका वैल्यू, एक चीज और मैं बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू में लाकर रख रहा हूं, तो 1/4 इसका 22/7 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो रहा है 8.85 10⁻⁻12। इनको जब सॉल्व करोगे ना तो आपको आएगा 9 इंटू 10⁻9, ठीक? इसका वैल्यू होता है के का वैल्यू। तो के दो वैल्यूज होते हैं, याद रखना, 9 इंटू 10⁻9 और ये, ठीक? डाउट है कहीं पे? अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यार कि ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या चीज है। मतलब ये फ्री है, यहां पे अगर नॉट रहेगा ना तो वो फ्री स्पेस के लिए, मतलब एयर और वैक्यूम के लिए बोल रहा है। अगर खाली एप्सिलॉन नॉट है मतलब किसी स्पेसिफिक मीडियम को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? किसी स्पेसिफिक मीडियम को बता रहा है। तो सुनो ये एग्जैक्टली क्या बताता है, ध्यान से समझ लो। एक चार्ज यहां पे है, ठीक है? मैं भी एक डेफिनेशन बताऊंगा, तो अभी आपको बताना पड़ेगा क्लास में ना, ये इस चीज से उन लोग बच सकता है, ऑनलाइन स्टार्ट कर, ऑनलाइन अटेंड करते, ठीक है? ठीक है, परमिटिविटी एग्जैक्टली क्या है? परमिटिविटी जो होता है ना, ये जो परमिटिविटी होता है, ये परमिटिविटी है क्या चीज? कोई अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओ, परमिटिविटी एग्जैक्टली है क्या? सुनो अच्छे से फिर बताना। परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। किसका प्रॉपर्टी है? मीडियम। दैट डिटरमाइन, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम दैट डिटरमाइन द फोर्स, हाउ मच फोर्स भी बोल सकते हो, दैट फोर्स भी बोल सकते हो। तो परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम that determine how much force exerted that medium between two charges। मतलब परमिटिविटी किसी मीडियम का ऐसा प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करता है दो चार्ज के बीच कितना फोर्स होगा। बात समझ में आ गया? मीडियम ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, मतलब अगर यहां पे मीडियम कुछ और है तो फोर्स कम लगेगा। कहने का मतलब, एग्जांपल समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। यहां पे एक चार्ज, यहां पे एक चार्ज, दोनों को मैंने एयर में किया। इसी एक्सपेरिमेंट को मैं क्या करता हूं, किसी और मीडियम में करता हूं। मान लो मैं किसमें चला गया, पानी में चला गया। कहां चला गया? पानी में। तो पता आपको अभी यहां जो फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स का 80 टाइम कम हो जाएगा पानी में, वही फोर्स, ठीक है? तो डिसाइड कौन किया? मीडियम करता है। तो उस मीडियम को क्या बोलते हैं? मीडियम की प्रॉपर्टी है ये परमिटिविटी। तो सुन लो और बोलने की कोशिश करना, और अभी बोलना पड़ेगा क्लास में। तो क्या है डेफिनेशन? परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम दैट डिटरमाइन हाउ मच फोर्स विल बी एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्जेस। बोलो, कौन बोलना चाहता? जल्दी बोलो, बोलना तो पड़ेगा, बहुत लोग देख रहे हैं, जल्दी बोलो। तुम बोलोगी? Permittivity is a property of medium that determine how much force will exerted that medium between two charges। बोलो, जल्दी से बोलो, बोलना पड़ेगा। और बेटे जितने लोग देख रहे हैं ना, यहाँ 2 स्लाइड्स हैं हमारे, कुछ ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, कुछ ऑफलाइन वाले देख रहे हैं। जितने ऑफलाइन वाले देख रहे हो सुन लो डेफिनेशन को अच्छे से। नेक्स्ट टाइम पे आओगे तो पहले डेफिनेशन बोलना पड़ेगा। कमेंट में यस करके लिख दो, मैं समझ रहा हूं। परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम दैट डिटरमाइन हाउ मच फोर्स विल बी एक्सर्टेड दैट मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। मतलब
परमिटिविटी किसी मीडियम का ऐसा प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करता है कि दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लगाऊंगा। बात समझ में आ गया? बोलो तुम। यहां पे बोल रहा शेक, अरे तेरा तो स्कूल नहीं था, तू आ सकता था ना। तेरा तो मैं बता देता, आज तो टाइम चेंज कर दे, तू आ सकता था। रजा बोल, आ सकता था कि नहीं आ सकता था? लेकिन तूने नहीं आया। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है यार, पूरा रिकॉर्डिंग देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। बोल तो बोर्ड में लिख के दे देता हूं। लिखने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, सिंपल है, सिंपल है, रटना नहीं है, सिर्फ सिंपल देख लो। बोलो। बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो परमिटिविटी का डेफिनेशन बुक्स में कहीं पे सिमिलरली दिया नहीं है, तो आप लिख लेना, ठीक है। लिख लोगे ना, वीडियो देख, कभी लोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, वीडियो को देख लेना। तो के का वैल्यू हमको कंफर्म्ड हो गया ना कंफर्म। तो के का वैल्यू लाके इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या था इक्वेशन नंबर? एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। चलो स्लिप हो गया मैं तो एफ का वैल्यू लाके रखोगे तो क्या होगा? एक तो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बाय होगा आर स्क्वायर। एसआई फॉर्म में इसका होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। क्लियर? इसी का एक और फॉर्मूला हमने बनाया, एफ इज इक्वल टू, इस पूरे का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसका भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, चलो अब हम आते सीजीएस फॉर्म। इट इज ओनली मैग्नीट्यूड, ये क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यहां तक क्लियर है? पता चल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन कहां से आता है? 4 पाई क्यों आया? सभी मीडियम के लिए। एप्सिलॉन नॉट क्यों आया? जितना मीडियम ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी है कि वो कितना ऑब्जर्व कर रहा है, बात समझ में? एयर में रखे हो कम ऑब्जर्व कर रहा है, वाटर में लेके चल जाओगे ज्यादा ऑब्जर्व करेगा। समझ में? कोई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी पढ़ेंगे इसके इसी टॉपिक में, तब और क्लियर हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू, जब सीजीएस में जाओगे ना, अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना ज्यादा कम हो जाता है ना कि के वैल्यू को हम क्या ऑब्जर्व कर लेते हैं? 1। ठीक है, के वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं? 1। तो याद रखना सीजीएस में इसका वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो Q1 Q2 बाय क्या होगा? आर स्क्वायर। और सीजीएस में फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। याद रहेगा। तो ये एसआई और सीजीएस दो फॉर्म आ गए। यहां तक क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? नो डाउट क्लियर है ना। चलो और कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान समझना। अच्छा, इसका वो देख लो, आप प्रिंटेड देख लो, ठीक है, जो आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेचर में दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। द फोर्स आर क्लासिफाइड। फोर्स को अपन कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? दो तरीके से। एक क्या होगा, आज सर रिमोट लेके चले गए, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट फोर्स और एक क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होगा? जो एक दूसरे कांटेक्ट में होगा। मतलब कांटेक्ट फोर्स का मीन मैं फ्रिक्शन कर रहा हूं, एक कांटेक्ट फोर्स है। मैं एक वॉल को धक्का मार रहा हूं, ये कांटेक्ट फोर्स है। ये सारे कांटेक्ट फोर्स है। और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे एक मैग्नेट को अपन क्या करते हैं? दूर से ऐसा करते हैं, दूसरा मैग्नेट क्या हो रहा है? रिपेल करता। तो ये क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाता है। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स में क्या आता है? फ्रिक्शनल फोर्स आता है। फिर क्या आता है? नॉर्मल रिएक्शंस, जो हम पुश करते हैं वो नॉर्मल रिएक्शन है। और टेंशनल फोर्स समझ में आता है ना? थ्रेड वगैरह किसी को खींच रहे हो तो वो टेंशनल फोर्स हो जाता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और मैग्नेटिक फोर्स, इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आता है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? से यस, यहां तक क्लियर है। तो अब ये बताओ, जो कूलम फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है कि कांटेक्ट फोर्स है? अरे कूलम फोर्स मैग्नेटिक है ना, तो उसी में होगा वो, है ना। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ चीजें देखो। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बीच क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहे हैं। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन हो रहा है, क्यों अट्रैक्शन हो रहा है? मतलब दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे को छू नहीं रहे, टच नहीं कर रहे, तो ये क्या होगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। क्लियर है? फ्रेंच साइंटिस्ट, द नेम ऑफ द चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम, यही था वो। ठीक है,
a law on this non-contact force which was called Coulomb law of force। याद रहेगा। कोई दिक्कत इस स्लाइड में? कुछ पूछना है भाई? जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक, कूलम्ब फोर्स अभी जो बताएं वही चलेगा, लेकिन ये आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगा, इससे आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस टू 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। बोले थे ये फर्स्ट पॉइंट। फिर क्या लिखोगे? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द एक्ट अलोंग टू द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। उसी लाइन के बीच का होना चाहिए। दिखा? Q1 एंड Q2। यहां से आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है? R है। तो क्या होगा? प्रोडक्ट अभी पढ़ चुके हैं ना ये सारी चीजों को। ठीक है, ये हो गया K का वैल्यू 1/4πε0। पता चला? मैं आपको डिटेल से बता दें कि एग्जैक्टली कहां से आता है। ये हिंदी वालों के लिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चा देख रहा होगा तो उसके लिए है। प्लीज नोट डाउन, नोट कर लेना। बाकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक, ये फोर्स है। ठीक है। ε0 इज अ परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और किसने दिया था इसका वैल्यू? ε0 का वैल्यू 1/4π, मतलब यही है। इसको इधर लेके चले जाओ। ठीक है। F उसके जगह पे आ जाएगा तो 1/f4π Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा? R। ठीक है। वैल्यू ऑफ ε0 अभी बताया था 8.85। ठीक है। यूनिट भी आप निकाल सकते हो यहां से। यूनिट ऑफ ε0 कितना हो जाएगा मैं आपको बता दूं। तो यहां पे Q1 Q2 क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन। तो कूलम पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है इसका। ठीक है। याद रखो, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। वैल्यू ऑफ 1/, अभी बताया था 9 × 10⁹ ठीक। इसमें एक चीज और याद आया मुझे जो आपको बता दूं, जो आपके काम का है। ठीक है। ठीक। चार्ज का यूनिट क्या होता है? किसमें? एसआई में। एसआई में क्या होता है? कूलम। कूलम ना। और सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में क्या होता है? स्टेट कूलम। स्टेट कूलम। याद रहेगा। अब ये बताना है कि 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मच स्टेट कूलम? इट इज 3 × 10⁹ याद रहेगा? नहीं रहेगा कि बस आज ही याद रखोगे? बेटे जितने लोग देख रहे हैं ना लेक्चर को, नेक्स्ट क्लास में पढ़ के ही आना। जितने लोग इसको देख रहे हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ के ही आना। ये सारी चीजें पूछेंगे हम। क्या बोल रहा हूं? 1 कूलम किसके बराबर होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। याद रहेगा? रिप्लाई कर सकते हो आप ना, रिप्लाई कर सकते हो। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, जो स्टेट कूलम होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये इसका फुल फॉर्म होता है ESU का। ESU का फुल फॉर्म क्या होता है? ये अच्छे से पढ़ लें क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये वो सारी चीजें जो आप लोगों को बाकियों से अलग करता है। ठीक है। क्लियर है मेरी बात? 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 10⁹ ये जो स्टेट कूलम है ना, इसको लिखते हैं ESU। ESU का मतलब ही क्या हो गया? शॉर्टकट में जो स्टेट कूलम होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। डन? यहां तक डन? चलो क्लियर है यहां तक ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक याद रहेगा। ये सारा चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन ये चीज शायद पीडीएफ में ना आए। ठीक है। तो कॉपी वैसे नोट निकाल के रखा करो। जो चीजें एक्स्ट्रा लगता है ना उसको नोट कर लिया करो। नहीं लाते हो कॉपी वॉपी? फोटो खींचना अलाउ नहीं है क्लास में ना, नहीं खींचना है क्लास में। एटलीस्ट एक कॉपी और पेन लेके तो बैठा करो और ओपन करके पढ़ लिया करो। ठीक है ना? इससे फायदा आप ही का होगा।
कुछ चीजें ऐसे होंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। फिर आप क्लास में बैठ के फोन यूज करेंगे तो क्या मतलब। तो कोशिश ये करें कि कॉपी और पेन लेके आए और चीजों को नोट कर लें। ठीक, याद रहेगा ना। इरेज कर दो, नेक्स्ट चलना जा रहा हूं। वी नो दैट द फोर्स रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। देखो अब क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटीज है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटीज है। जो वेक्टर मतलब फोर्स एक वेक्टर है, इसलिए उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन होता है। तो अब मैं वेक्टर फॉर्म बता रहा हूं, तो प्लीज पे मोर अटेंशन। वेक्टर फॉर्म ये आएगा आपको स्लाइड में ना, ठीक है। कौन सा फॉर्म बता रहा हूं? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, ठीक है। देखें ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलो मान लो कि दो चार्ज है यहां पे ना, ठीक है, डन। ठीक, दो चार्जेस हैं यहां पे। कौन सा चार्ज है? पॉइंट चार्ज Q1, और यहां पे एक पॉइंट चार्ज है Q2। क्लियर है? और इसको ना दो कंडीशंस में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट याद रखना, केस फर्स्ट, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या होता है? जीरो, अरे तो सबको पता है ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा होगा। किस कंडीशंस में बड़ा होगा? तो ध्यान पे रखना, जब लाइक चार्जेस होंगे। जब क्या होगा? when both are charges are like charges, मतलब like charges। कैसे? like charges, बताऊं क्यों? देखो प्लस क्यू प्लस क्यू, तो इसका वैल्यू भी प्लस में ही आएगा ना, और जो वैल्यू प्लस में हो डेफिनेटली 0 से बड़ा ही होगा। या माइनस क्यू और माइनस Q2 तब भी प्लस आएगा। मतलब ये किस डिफाइन करता है? मतलब ये जो केस है वो डिफाइन करता है लाइक चार्जेस को। यहां तक कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया? नहीं आया समझ में? क्लियर है ना? एग्जांपल बताऊं क्या? समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ, बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे तो मैं उनको एग्जांपल बता रहा हूं, तो प्लीज पे मोर अटेंशन। देखो क्या होता है, अज्यूम कर लो यहां पे फॉर एग्जांपल 2 कूलम है, ठीक है, इंटू प्लस 1 कूलम, कितना हो जाएगा? 2 कूलम होगा। 2 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता? ठीक है। अगर -2 है और -1 है तब भी क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है, तब भी वो 0 से बड़ा होगा। तो ये दोनों लाइक है ना, प्लस प्लस, और ये माइनस माइनस भी क्या है? लाइक है। तो ये लाइक चार्जेस को डिफाइन करता है। इतनी सी बात क्लियर है? कोई डाउट है? तो अब इसको देखना, मैं दो चीजें बताऊंगा जो आपको बड़े अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये जो है ना, इस पे फोर्स लगाएगा, बाहर लगाएगा कि अंदर लगाएगा? बहुत सारा न्यूमेरिकल, नेक्स्ट क्लास में पूरा न्यूमेरिकल है। Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो आउटवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, मतलब दूर होगा कि पास की ओर? सोचो, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल है। बोलो क्या होगा? डेफिनेटली आउटवर्ड होगा। रीजन, क्योंकि ये क्या लगा रहा है? रिपल्सिव फोर्स लगा। क्यों रिपल्सिव लगा रहा है? क्योंकि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल टुगेदर। ये लाइक चार्जेस है ना, तो ऑलवेज क्या करेंगे? रिपल करेंगे, दूर जाएंगे। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा? बाहर। नहीं समझ में आया? ठीक है। अब इसमें Q1 जो फोर्स लगाएगा वो भी किधर लगाएगा? समझ में आया इतनी सी बात कि नहीं आया? समझ सकते हैं ना इतना तो? चलो वेरी गुड। तो अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएगा। यहां पे ना जो फोर्स लग रहा है दैट इज अ वेक्टर, क्योंकि हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो किस पे फोर्स लग रहा है? Q1 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? Q2। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान पे रखना, ये आपके एग्जाम्स में भी काम आएगा। F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, फोर्स ऑन Q1 बाय और ड्यू टू Q2। तो जब एग्जाम में हम बैठते हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो उस समय बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार कौन किस पे लगा रहा है, उस समय याद नहीं रहता है। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक आप हमेशा याद रखना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमेशा डिफाइन करता ऑन, और सेकंड पॉइंट हमेशा डिफाइन करता बाय।
फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। बात समझ में आ गया? पहले ऑन फिर बाय, ऑन बाय, ऑन बाय, याद रहेगा? चलो, तो ये ऑन बाय। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, दोनों बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है कि ये जो फोर्स लगा रहा है Q1 जो फोर्स लगा रहा है इधर लगा रहा है, तो जब ये इधर लगा रहा है ना तो इसका क्या होगा? डायरेक्शनल, इसका क्या होगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो 1 to 2 होगा। इट इज अ यूनिट वेक्टर। सो क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ऑन दिस वे। क्लियर है? अब इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो किधर लगा रहा है? Q2 किधर लगा रहा है? Q2 किधर लगा रहा है? Q2 लगा रहा है Q1 के साथ। बात समझ में? तो ये इस डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। इसको क्या बोलता है? यूनिट वेक्टर्स। यार ये यूनिट वेक्टर का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, पता है आपको? यस और नो में जवाब देना। ये यूनिट वेक्टर हम क्यों यूज करते हैं, पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो समझे, अच्छे समझे, ठीक है। ये होगा डिस्टेंस r। डिस्टेंस कितना है? r दोनों के बीच, ठीक। तो जब हम वेक्टर लेते हैं ना कोई भी चीज को, तो ध्यान से समझना अच्छे से। तो एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, बेहतर समझ में आएगा। मैं बोलूंगा कि एक जगह पे फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स कहीं पे अप्लाई हो रहा है। और वी नो दैट द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। ये क्या है? वेक्टर है, ठीक है। तो जो वेक्टर होता है ना उसको दो चीजें रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है मैग्नीट्यूड। क्या रिक्वायरमेंट होता है? मैग्नीट्यूड। और दूसरा उसका क्या होना चाहिए? कि स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये फोर्स तो लगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन है। और इसका कुछ तो डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन का कोई वैल्यू रखूं क्या? डायरेक्शन का वैल्यू क्या रख सकता हूं? 2, 3, 4, 5 कुछ रखूं? अगर मान लो मैं 2 रख देता हूं तो 10 2 जा कितना हो गया? 20। यार 10 न्यूटन का ही लग रहा है, डायरेक्शन की वजह से क्या होगा? 20 न्यूटन। मतलब उसका वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा? तो हमको इस जगह पे एक ऐसा चीज रखना है जिसके प्रेजेंस से इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क ना पड़े। तो बताओ क्या रखूंगा कि इसको फर्क नहीं पड़ेगा? 1। क्या रखते हैं? 1। तो ये जो 1 होता है ना, ये जो 1 होता है उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट। और उस यूनिट को, यूनिटी क्या बताता है? डायरेक्शन। इसलिए इसका नाम पड़ा यूनिट वेक्टर। मेरी बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो फोर्स के लिए दो चीजें रिक्वायरमेंट होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो वही दे देता है, डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्शन देता है यूनिट वेक्टर। क्लियर रहेगा इतनी सी बात? डाउट है कहीं पे? नो डाउट। ये पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको यहां तक समझ में आ गया। तो अब डायरेक्शन का देखो। फोर्स के लिए अगर निकालते हैं हम लोग, फोर्स के लिए अगर निकाल दें, असर लेके चले गए ना तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अब मुझे क्या निकालना है? F12। सबसे पहले इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स कितना लगेगा? एक तो लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये किसको डिफाइन करता है? मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए, फोर्स का वेक्टर चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? फोर्स का मैग्नीट्यूड लाओ। क्या लाओ? मैग्नीट्यूड। उसके बाद उसका क्या लाओ? डायरेक्शन लाओ। तो आप बताओ, ये फोर्स जो था 1 2, फोर्स 1 2 था ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था? मैग्नीट्यूड तो F है। दोनों फोर्स में सेम लग रहा, देखो दोनों के लिए इसका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। लेकिन इसका जो फोर्स F12 है, इसका डायरेक्शन किधर है? इधर लग रहा है ना, इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इधर कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? R21। समझ में आया? अरे देखो फोर्स इधर है, फोर्स इधर है ना, इसी डायरेक्शन में लगा रहा है ना, तो उसका डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को बता रहा है। फोर्स लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है ना, फोर्स इधर लग रहा है, तो इस फोर्स के डायरेक्शन को ये बता रहा है कि ये बता रहा है? इधर लग रहा है ना, तो इस फोर्स को ये बता रहा है कि ये बता रहा है। और यहां पे ऐसा क्यों किए? ये क्या बताता है कि भैया Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन है ये। और ये क्या है? किसका डायरेक्शन है? Q2 Q1 पे जो लगा रहा है उसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये फोर्स को, किसका फोर्स है? Q1 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है Q1 पे? Q2। इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको क्या बोलोगे आप? Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन है ना, ये फोर्स के डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। ध्यान समझो, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है,
माइंड को एकदम कूल रखो, एक ही बार में समझ में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये क्या है, ये क्या है, तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे इसको? फोर्स Q1 पे कितना लग रहा है, चलो एक एग्जांपल बताते हैं ना। वो खड़ा और मैं खड़ा हूं यहां पे, ठीक है, मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं तो वो बाहर जा रहा है। फोर्स कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूं। तो उसमें फोर्स किधर लग रहा है? बाहर के, इधर लगा ना बाहर। मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं? उसी साइड लगा रहा हूं ना, तो मैं ये बताता मैं कि इधर फोर्स लगा रहा हूं, ये उसका यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को बताता। तो इधर फोर्स लग रहा है ना, तो उसके डायरेक्शन को कौन बता रहा है? ये बता रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा उसका डायरेक्शन? तो उसका डायरेक्शन क्या था? उसका डायरेक्शन क्या था? उसका डायरेक्शन था आर, आर क्या था? टूल पे 2 1, समझ में आया? तो R12 क्या इसका वैल्यू कंफर्म्ड है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और ये R21, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। थोड़ा सा हम जानते हैं, हम 11th में पढ़े हैं तो अपने को याद होगा। ठीक है, क्या पढ़े हैं? वी नो दैट यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ आर। पढ़े हैं आप 11th में? नहीं पढ़े तो पढ़ लेना। 2 1, तो अब ये 2 1 भी लिख सकते हो, और उसका मैग्नीट्यूड मतलब वो स्केलर हो जाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? स्केलर हो जाता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो जब आप डायरेक्ट इसको लिखोगे और उस वैल्यूज को जब यहाँ पुट कर दोगे ना, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं F12 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, और इसे कंप्लीट वैल्यू कितना है? R21, और नीचे क्या चल रहा? R, ये R इससे क्या होगा? मल्टीप्लाइड हो जाएगा। F12 1/4πε0 Q1 Q2 बाय RQ F21, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3 4, जो भी लेना ले, 4 ले ली। यहां तक घूर लो, किसी को डाउट हो तो पूछो। यहां तक घूर लो, किसी को डाउट हो तो पूछो। देख लो, अच्छे से देख लो, ये 2 1 क्यों आया? 1 2 क्यों नहीं है जैसे वहां यहां 1 2 था? ये देखो, ये क्या बताता है कि 1 पे फोर्स लग रहा है 2 के कारण। तो जो 1 पे फोर्स कौन लगा रहा है? किधर लगा रहा है? उधर लगा रहा था ना, तो इसीलिए। समझ में? थोड़ा सा। अब इसी पे अपन क्या करते हैं? अगेन अगेन अपन और क्या कर सकते हैं? अभी मैंने क्या निकाला है? 1 2 निकाला है ना, अब मैं 2 1 निकालता हूं। तो 2 1 के लिए फिर से मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन 2 1 का डायरेक्शन क्या है यार? 2 1 पे जो फोर्स लग रहा है, ये 2 1 पे मेन फोर्स क्यों लग रहा है? Q1 लगा रहा है। Q1 किधर लगा रहा है? इधर लगा रहा है, ये है ना डायरेक्शन। तो इसलिए क्या होगा? 1 2। समझ में आ गया? क्या हो गया? R12। लेकिन ये यूनिट वेक्टर है, क्या ये यूनिट? यार दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम था ना, तो मैग्नीट्यूड सेम था मतलब 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? R12 कैप। हो गया ना एक फार्मूला? हो गया ना? अब इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक करके लिख लेता हूं, थोड़ा सा स्टेबल करके लिखूंगा। तो मेरा जो फोर्स था वो कैसा था? R21 ना, F21। F21 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। वहां पे क्या था? 1 2 था ना, 1 2 को जो मैं ब्रेक करूंगा तो वो इस फॉर्म में ब्रेक होगा, पता है कि नहीं? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ना, ये इस फॉर्म में हो गया, और ये स्केलर बन जाता है। पता होगा वेक्टर का, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा कि ये क्या बन जाता है? स्केलर बन जाता है। तो यहाँ पे Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे R12, और यहाँ पे खाली हो गया R, R इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा F21 1/4πε0 Q1 Q2 बाय RQ, और यहाँ पे R12। इक्वेशन नंबर 5। यहां तक दिक्कत है? कुछ दिक्कत है तो नो सर बोलो ना। दिक्कत है? कितने ऑफलाइन वाले जो ऑनलाइन अभी देख रहे हैं, प्लीज अपना नाम लिख के दें। कोई नहीं लिख रहा नाम, लेकिन देख बहुत लोग हैं। हो गया? समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद एक चीज बताओ,
आप इस चीज को समझते हो? इसका मतलब ये जो लाइन है इसका मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? R1 टू 2R1, ये कैप मैं ना इसको कैप रख लेना, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ ना, ये पीडीएफ में आ जाएगा। मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सो प्लीज पे मोर अटेंशन। ये ऐसा लाइन है, देखो अच्छे से, ये ऐसा लाइन है ना। अब दो पॉइंट ले लेते हैं यहां पे ऐसे, और ये ऐसे। R12 का मतलब क्या होगा पता है? इसका डायरेक्शन किधर है? ये Q1 था और ये Q2, और R21 का मतलब ये इस डायरेक्शन, मतलब वेक्टर को तो उधर ही लिखूंगा ना, लेकिन ये इस डायरेक्शन को डिफाइन करता है और ये इस डायरेक्शन। दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि R12 जो है ना वो R21 के बराबर है, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैं क्या लगा सकता हूं? माइनस। ठीक है, ठीक है। ये माइनस क्यों आया बता सकते हो? क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस है बट अपोजिट डायरेक्शन से, इसीलिए उसको अपन क्या कर दिए? माइनस। तो यार अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो, अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो F21 ना 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस R21 लिख सकता हूं ना। 1 2 को इक्वल है बट अपोजिट है, समझ में आ गया ना? तो माइनस लिख दिए, तो ये माइनस कहां आ जाएगा? फ्रंट पे आ जाएगा, फ्रंट पे आ गया। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय क्या होगा? R स्क्वायर, और R21 हो गया यहां पे, कहां पे? हाँ चलो ठीक है ना, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब इक्वेशन नंबर 4 को देखो। इक्वेशन नंबर 4 में क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2, R21 का वैल्यू क्या है? F12 है ना, यही तो है वो वैल्यू, है ना। तो इस वैल्यूज को लाके जब पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा पता? F21 इज इक्वल टू माइनस F12। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है। तो यार इस लॉ को कभी देखे थे क्या? कब देखे थे? कौन सा लॉ? फर्स्ट सेकंड थर्ड? थर्ड लॉ। तो याद रखना कूलम्स लॉ किसको फॉलो करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, याद रहेगा, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है, याद रहेगा। ये सारी चीजें आपको पढ़ के आना है, क्लास थोड़ा लंबा ही चलेगा अब। ठीक, तो यहां तक हो गया क्लियर। अब इसका हम तो प्रिंटेड फॉर्म देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। चलो इस साइड में खड़े हो जाता हूं, नहीं आएगा। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी से। वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स, अब उसका वेक्टर फॉर्म बता रहा है। रजा क्लास के बाद कॉल करना, रजा क्लास के बाद कॉल करना दोस्त। यस बोल, यस लिख, यस लिख दिया, यस। ठीक, आप लोगों में से कोई अटेंड किया लाइव क्लास यहां पे? कैसा फील, कैसा आ रहा था? ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं हूं यहां पे इसीलिए। देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, ठीक, Q1 और यहां पे क्या है? Q2। ठीक, R क्लियर है। अब क्या होगा? डायरेक्शन F12। इसका मतलब क्या? मैंने इसको लिख रखा है यहां पे। इसका मतलब ऑन, जिसपे अप्लाई हो रहा है, और बाय, जो इस पे अप्लाई कर रहा है। याद रहेगा, पता है ना क्यों आया? क्यों? सब कुछ सेम है, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? टेस्ट में आएगा ये सारी चीजें। सेम डिस्टेंस है बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इसीलिए वहां पे क्या लिखे थे? माइनस। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल है इसका ना बहुत सारा। R12 बराबर है, तो इसको लिखा, इसके जगह पे क्या लिखा? R12 के जगह पे R21 लिख दिया, लिख दिया ना। और इसका वैल्यू भी क्या होगा? R12। दोनों वैल्यू सेम है, देखो ला के रख देंगे, दिखा दिया वहां पे।
क्लियर है? यहां तक घूर लो। आपको दो दो पीडीएफ मिलेगा, एक पीडीएफ वो जो मैं लिखा हूं, एक पीडीएफ वो जो प्रिंटेड है। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड होता है क्या? कभी देखे हैं आपने ये पीडीएफ? कभी खोल के नहीं देखा है? नहीं किया ना? डाउनलोड होगा भी नहीं, स्क्रीनशॉट भी नहीं होगा। असाइनमेंट हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, मैग्नीट्यूड तो गिवन है ना, अभी बताया थोड़ी देर पहले। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बताया ना, जितना फोर्स वो लगाएगा उतना फोर्स ये भी लगाएगा। लिमिटेशंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से और कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से, हर पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अभी जितना पढ़ा रहा हूं नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना। आज का क्लास में डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था, मोस्टली मैं क्लास डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करता हूं, प्रीवियस क्लासेस से कुछ चीजें पूछता हूं। ठीक, तो जो अटेंड कर रहे हैं प्लीज ध्यान में रखें इस बात को। फर्स्ट देखो, कूलम्स लॉ जो है ना, वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, तो उसके कुछ लिमिटेशंस है। तो वो लिमिटेशंस क्या क्या है ये आपको याद रखना चाहिए हर पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट है, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट टू बी रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है तभी कूलम्स फोर्स लगेगा, नन अदर देन कूलम्स फोर्स नहीं लगेगा। गॉट इट? द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज, मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं होना, बहुत दूर दूर हो या डिस्टेंस से कंपेयर में इनका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो। ठीक है, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट टू बी पॉइंट चार्ज, द एक्सटेंशन ऑफ द चार्ज मस्ट बी स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन देम द चार्ज। मतलब जो सेपरेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द चार्जेस। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, थर्ड, द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज बिकॉज द डिस्टेंस। आपको पता है दोनों चार्ज के बीच का जो, मान लो एक चार्ज यहां रखा हूं, एक चार्ज यहां रखा हूं, मिनिमम मतलब मैक्सिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कितने डिस्टेंस से ज्यादा होगा तब लगेगा या उससे कम में नहीं लगेगा। ध्यान समझो, इसके पीछे का रीजन नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा, क्योंकि हम कूलम्स लॉ को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। मान लो यहाँ पे Q1 एक चार्ज है और Q2 एक चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है आपको हमेशा 10⁻⁻15 मीटर, मीटर ही दिया है ना, मीटर से ज्यादा होना चाहिए। इससे कम में ये फोर्स काम नहीं करता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस का रेडियस होता है 1 फर्मी। पढ़े कि नहीं पढ़े? न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है? 1 फर्मी। 1 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर, मतलब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में आ जाता है। इसलिए हमेशा उससे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, वो लिमिटेशंस है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो मैं एक एक लिमिटेशंस पूछूंगा, जैसा लिखा है वैसा ही बोलना पड़ेगा। बोल पाएंगे ना कि नहीं बोल पाएंगे? इसीलिए हर एक क्लास के बाद एक दिन छुट्टी मिल रहा है, ताकि आप घर से पढ़ के आए। ठीक, चलो अब इसके एमसीक्यूज। इन द फर्स्ट एमसीक्यूज, कूलम्स फोर्स ओनली ट्रू फॉर, जिसको पूछूंगा वो बताना, बाकी देखते चले जाओ। आंसर मिल गया? आंसर दे दिया, मैं ही दे दिया। ठीक है, स्टैटिक फोर्स है ना, आंसर तो मैं ही दे दिया। चलो रजा, तुम बताना इसका आंसर, है ना। मैं भी इसको बस ऑप्शन दे रहा हूं दोस्त, ऑप्शन दूंगा बस, तुम ऑप्शन लिख के बता देना कौन सा ऑप्शन। बस देखते रहो, बोलना नहीं है क्लास में, देखते बस रहो। द फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज ब्लैंक टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। पता है ना यार? पता है? पता चल गया आंसर? रजा आंसर बताओ। अंशुल, आशा, क्या नाम है? आशा, बोलो बोलो। जो ऑनलाइन क्लास वाले उन लोगों से मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, जो ऑफलाइन वाले उन्हीं से पूछ रहा हूं। बताओ आंसर। बहुत, इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। ठीक, क्या होगा इसका? लास्ट का तो ऑप्शन ही नहीं दिया। हो जाएगा, तो इसका क्या आएगा आंसर? बताऊं? एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि क्लियर हो गया? द कंडीशन दैट शुड बी सेटिस्फाइड फॉर द कूलम्स लॉ क्या होगा? इट इज ओनली ट्रू फॉर द स्टैटिक चार्ज, इट इज एक्ट अलोंग टू द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस कंसिडर्ड टू बाय द
पॉइंट, याद रखना ये फोर्स कब लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि Q1 यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे है तो दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है इसको बोलते हैं। मैं ये डिस्टेंस कंसीडर ना करके अगर ये डिस्टेंस कंसीडर करता हूं तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये लाइन ज्वाइनिंग जो डिस्टेंस है ना उसी को ये क्या करता है, ये फॉलो अप करता है। ठीक, चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तैयार है आप? लेट तो नहीं हो रहा है? 9 बज चुका, पढ़ सकते हैं ना अभी? वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा लंबा चलेगा क्लास क्योंकि सिलेबस ऑन टाइम खत्म करना मेरे को। वैसे बहुत अच्छा टॉपिक हमने कवर कर दिया। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर 3 टाइप। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से होता है। एक होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक है। एक होता है क्या, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्लास में आओगे सबके सब अपने नोट्स लेके आना है, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा है सबका नोट्स बनाए। ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देखो एक स्क्वायर है, मतलब कोन भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। इसमें क्या एक रॉड है और एक स्फीयर है, कुछ भी हो सकता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब में क्या सेम है। when a charge is not accumulated in some parts but it's separated uniformly, ठीक। लेकिन कुछ और चीजें हैं नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं, जिसका शेप एक जैसा हो। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म शेप, ये शेप नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहां पे देख सकते हो चार्ज की डेंसिटी इस जगह पे ज्यादा कंपेयर टू द अदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिखा भी रहा है, इस जगह पे चार्ज की डेंसिटी क्या है, ज्यादा। समझने के लिए बेटर तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। मोर चार्ज इज एक्यूमुलेटेड एट द कर्व एंड द शेप पॉइंट, शार्प पॉइंट, सॉरी, ठीक है। शार्प पॉइंट और कहां पे, और जहां पे कर्व होगा वहां पे चार्ज क्या होता है, ज्यादा एक्यूमुलेटेड होता है, ठीक, याद रहेगा। चलो चार्ज डेंसिटी, नाउ अगेन माय टर्न। देखो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, देखो हम ना डेंसिटी पढ़े हैं। डेंसिटी एग्जैक्टली क्या बताता, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझ लो पहले कि डेंसिटी क्या बताना चाहता है। डेंसिटी एग्जैक्टली क्या डिफाइन करता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेंसिटी। देखो अभी क्लास में कम बच्चे हैं तो क्लास में स्टूडेंट की डेंसिटी क्या है, कम है। स्टूडेंट ज्यादा है। अब एक ऐसा सोचो, एक टेबल की बात करो, एक टेबल में एक दिन में एक बच्चा आता है तो डेंसिटी कितना हो गया, 1 हो गया। एक अगले दिन 10 बच्चे आकर उसी टेबल में बैठते हैं तो डेंसिटी कितना हो गया, पर टेबल 10 स्टूडेंट हो गए। तो मतलब एक अमाउंट को डिफाइन करता है डेंसिटी। एक अमाउंट को कैसे बता सकता है, एक लाइन में बता सकता है, एक एरिया में बता सकता है और एक वॉल्यूम में बता सकता है। मतलब किसी भी चीज को क्या बता सकता है, एक लाइन में बता सकता हूं। तो इसीलिए डेंसिटी 3 टाइप में होते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट बता दूंगा। एक होता है एरियल डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और एक क्या होता है एरियल, क्या होता है एरियल और सरफेस, एरियल, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है, चार्ज डेंसिटी। और एक होता है वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ध्यान पे रखो, अभी पढ़ लो, हमेशा काम आएगा क्योंकि अभी फिजिक्स में गॉसेस थ्योरम में भरमार यूज है इसका, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, सरफेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से और वॉल्यूम को डिनोट करते हैं रो से। क्लियर है मेरी बात। अगर डेंसिटी की बात करूं ना तो लैम्डा हर चार्ज का, इसलिए हर जगह पे चार्ज आएगा, चार्ज है इसलिए हर जगह पे चार्ज आएगा, ठीक है। हर जगह पे क्या आएगा, चार्ज है। आ गया। यहां हम क्या यूज कर रहे हैं, लाइन यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा एल। यहां हम एरिया यूज कर रहे हैं इसलिए क्या आएगा एरिया। इसमें वॉल्यूम यूज कर रहे हैं इसलिए वी। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, लेंथ का होता है मीटर, कूलम पर मीटर। इसका होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर का होता है ना, फिर क्या होगा कूलम पर मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर। क्लियर है, याद रहेगा। तो 3 तरीके का डेंसिटी होता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है आगे क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। मैं यहां खड़े हो जाता हूं, ठीक। तो देखो इट इज अ क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस जगह पे कम किस जगह पे ज्यादा होगा। डेंसिटी जो होगा वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, जैसा हम पढ़ते आए हैं सेम वैसे ही होगा। मास रिप्रेजेंट इन अ वॉल्यूम,
अब वो चार्ज है ना, तो मैं चार्ज डेंसिटी कैसे निकालूंगा? सेम मास की जगह पे क्या यूज कर दूंगा? चार्ज। देखो चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय वॉल्यूम। बात समझ में आ गया? तो ये कितने टाइप में होता है? ठीक है, चार्ज रिप्रेजेंट इन अ वॉल्यूम, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मास रिप्रेजेंट, और उस वॉल्यूम में कितने मास है वो रिप्रेजेंट कर रहा था। ये उस वॉल्यूम में कितने चार्ज है इसको रिप्रेजेंट। गॉट इट? चलो ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, टाइप्स ऑफ द चार्ज डेंसिटी। देयर आर थ्री टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी, तीन टाइप में होता है। एक क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक क्या होता है? वॉल्यूम। कोई दिक्कत? सिंबल सबका याद है? अब एक चार्ट दिखाऊंगा, वो चार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में याद होना चाहिए। अभी एक एक को हम पहले डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में जितने चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट। ठीक है, जैसे लैम्डा क्यू बाई एल फॉर अ रॉड, एक इसके लिए यूज होता है रॉड। रॉड के यूनिट लेंथ में कितने चार्ज है वो बताएगा। अगर बोलोगे 3 चार्ज है तो लैम्डा का वैल्यू 3 आ जाएगा, 4 चार्जेस है तो लैम्डा का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो लैम्डा और क्यू, ऐसे रॉड के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक, रॉड के लिए एप्लीकेबल है लैम्डा क्यू बाय एल फॉर अ सर्कुलर रिंग। रिंग के लिए भी वो निकाल सकते हो। तो रिंग का क्या होता है? रिंग का लेंथ कैसे लेते हैं? बाय यूजिंग द सर्कमफेरेंस। तो इसमें सर्कमफेरेंस आ जाएगा क्यू आर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना चाहिए। देखो यहां पे बोला है लेंथ ऑफ द रिंग कितना होगा? सर्कमफेरेंस ही होता है ना उसका लेंथ, तो 2 पाई आर। क्लियर? चलो, चार्ज ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, छोटे एलिमेंट के लिए डी बाई डी क्यू बाई डी एल, इसको भी याद रख लो। डेफिनेशन पता है ना? यूनिट क्या होता है? कुलम पर मीटर, सीन मतलब कुलम होता है। डायमेंशनल फार्मूला पता कैसे निकालते हैं? चलो, नहीं निकाल पाओगे मैं बताऊंगा। यार ये इससे आ जाए तो ज्यादा बेटर है। नहीं आ रहा आज सर ना, क्लास लिए जेब में रख के चले गए। चार्ज पर यूनिट एरिया, अ सरफेस ऑफ सेफ सरफेस हैज ओनली एरिया। ठीक है, देखो आपको दिखा दे रहा हूं एरिया फॉर अ डिस्क। ये डिस्क है ना, डिस्क का वॉल्यूम निकलता है कि एरिया लेंथ? डिस्क का एरिया निकलता है। ठीक है, तो ये एरिया बेसिस पे बता रहा। ठीक है, क्लियर है? फॉर स्मॉलेस्ट डी क्यूब बाय डी ए। ठीक, नेक्स्ट क्लास में डायमेंशनल फार्मूला तक याद होना चाहिए आप। ठीक है, सब चीज पूछूंगा मैं। पढ़ाने में कोई एफर्ट मतलब कोई कमी नहीं कर रहे, तो बताने में भी कोई कमी नहीं करना। ठीक है, फॉर अ स्पेयर, दिख रहा है स्पेयर? रेडियस आर 4/3 पाई आर क्यूब हो गया स्मॉलेस्ट के लिए, और यूनिट कंप्लीट। अब इसके बाद एक चार्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी चार्ट। देखो कितना मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए ना। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, ये डिस्क के लिए, ये वॉल्यूम के लिए। प्लीज पे मोर अटेंशन। लीनियर चार्ज डेंसिटी एग्जांपल आता है रॉड, सरफेस के लिए डिस्क, वॉल्यूम के लिए स्फीयर। ठीक, रिलेशन बता दिया था, यूनिट पता है इसका, निकाल दिए थे ना। डायमेंशन फार्मूला निकाल लोगे, फॉर्मूला क्यू बाई एल बताया था। एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, उसके लिए 4/3 पाई आर क्यूब। जनरल फॉर्मूला मतलब ये किसके लिए? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए पढ़ोगे आप इसमें। क्लियर है? तो ये यहां तक कंप्लीट है। अब इसके एमसीक्यू, लेट तो नहीं हो रहा है ना? बताओ क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया को ही सरफेस बोलते हैं, क्या होगा? डी बोलो ना ऑप्शन। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, नहीं दबा दिया। नहीं वो होता ना तो जल्दी होता।
वॉल्यूम है यार, सिंपल है, मीटर क्यूब। सुपर, वेरी गुड। देन द फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें पढ़ेंगे अपन सुपरपोजिशन लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से पहले, इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो न्यूमेरिकल सेशन है। ठीक, उसका भी आपको असाइनमेंट मिलेगा, वो भी आप मत बनाना। ठीक है, और फिर ठीक, अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज पढ़ें, अभी जाए नहीं, कुछ और मिलने वाला है। ठीक है, कुछ पेपर्स हैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूला का है वो मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे आपको मटेरियल मिलता जाएगा यहां से। ठीक है।